हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जो अध्याय 3 का एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था दो टॉपिक के बारे में। हमने रासायनिक संयोज के नियम के बारे में पढ़ा था और इसके अंदर हमने दो नियम पढ़े थे। पहला था आपके पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा हमने पढ़ा था बेटा स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम हमने अच्छी तरीके से समझ लिए और इन दोनों नियम के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया था कि स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि अगर एक विशेष प्रकार के यौगिक का निर्माण कर रहे हो तो उसमें प्रयोग होने वाले जो विभिन्न परमाणु हैं उनका अनुपात फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, चाहे उसको कहीं पर भी और कैसे भी तैयार किया गया हो। उसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जो कि परमाणु द्रव्यमान की सहायता से निकाला जाता है और यह द्रव्यमान पर ही आधारित है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार हमने पढ़ा था कि अगर हम एक ऐसे क्रियाकलाप की बात करें जिसमें दो या दो से ज्यादा परमाणुओं को या अणुओं को मिलाया जाए तो कुल मिलाने पर जो द्रव्यमान आता है वो हर एक इंडिविजुअल अणु और परमाणु के योग के बराबर होता है। यानी उन सभी का अगर अलग अलग परमाणु द्रव्यमान या फिर अणु द्रव्यमान लिया जाए और जब रिएक्शन कराया जाएगा, अभिक्रिया कराई जाएगी, तो बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा बेटा, उसका हमेशा बराबर रिजल्ट आएगा। यानी सबका अलग अलग जोड़ ले और फिर जो टोटल इकट्ठा आएगा उसका हमेशा बराबर आएगा। हाँ, पर नियम क्या था? नियम ये कहता था कि आपका जो चैम्बर है, आपका जो सिस्टम है, वो क्लोज होना चाहिए। कोई भी उस सिस्टम से कुछ निकलेगा नहीं, ना गैस, ना द्रव्य, ना ठोस, कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। तो अब तक हमने ये पढ़ा था और हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड है। वो फर्स्ट वीडियो थी, पार्ट नंबर 1 था हमारा। आज हम इसके आगे यानी पार्ट नंबर 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। यानी सिर्फ सोच मानी जाती थी, सिर्फ एक कहानी की तरह देखा जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों की सूक्ष्म या द्रव्यों के सूक्ष्मतम अभिभाज्य या अभिभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम ही दिया, कोई नया नाम नहीं दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोज के नियम पर आधारित था। रासायनिक संयोज याद रखना, जिसके दो नियम हमने पढ़े। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्यान की। यानी कि उन्होंने डिटेल्ड में एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया इन दोनों सिद्धांतों को, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और जाना था। आगे लिखा हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु की ये उन्होंने परिभाषा दी। क्या कहा उन्होंने? उसके अनुसार सभी द्रव्य, ठीक है, उस नियम के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्मतम कणों से बने हैं। बहुत छोटे कणों से बने हैं बेटा। वो छोटे कण अपने आप में क्या कहलाते हैं? परमाणु। इंग्लिश में उन्हें क्या कहा गया बेटा? एटम्स। क्या कहा गया? एटम्स। याद रखना, हिंदी में परमाणु के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में होता है बेटा हमारा ये एटम्स। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कुछ इस प्रकार थी, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा चांस आते हैं बेटा ये पूछा जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, लिख लो, लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या बुक में मार्क कर लो। पहला सिद्धांत उन्होंने क्या कहा? पहले सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया, क्या बताया बेटा? सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल सी बात कही उन्होंने। कहा जो कुछ भी आपको आसपास में दिखाई देता है वो सब किससे बने होते हैं बेटा? वो सब बने होते हैं किससे? परमाणु से, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया, परमाणु की अविभाज्यता के आधार पर। परमाणु अविभाज्य है, यानी कि अविभाज्य मतलब उसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, और ये सबसे छोटे कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किए जाते हैं, ना तो बनाए जाते हैं, और ना ही उनका विनाश होता है। तो ये बात उन्होंने कही। हालांकि इसमें अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन
ये उस टाइम की बात है, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके आधार पर इन्होंने बताया। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि अगर एक ही प्रकार के तत्व दिए जाएं तो उसके सारे के सारे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म हमेशा बराबर होते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपको सोडियम तत्व दिया गया, क्या दिया गया बेटा? सोडियम, जिसको हम Na से दर्शाते हैं। तो सोडियम चाहे यहां पर ले लो, चाहे बेटा कहीं पर भी ले लो, अगर वो सोडियम है तो उसके सभी गुणधर्म सोडियम के गुणधर्म से मिलते जुलते होंगे, बल्कि हूबहू होंगे। उसके बाद कहता है क्या कि अगर मान लीजिए वो भिन्न भिन्न पदार्थ है, अगर पदार्थ अलग है, जैसे मान लीजिए एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है, तो बेटा ये दोनों तो ऑलरेडी अलग है ना, अलग है तो इनके गुणधर्म भी क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। तो कहता है पहली चीज ये कि सभी बहुत सूक्ष्म कण से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु। दूसरा, परमाणुओं को ना तो किसी अभिक्रिया में बनाया जाता है ना ही बिगाड़ा जाता है। तीसरा, अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं तो उनके अंदर परमाणु भी एक ही प्रकार के होंगे। चौथा, अगर तत्व अलग अलग प्रकार के हैं तो उनके अंदर परमाणु भी अलग अलग होंगे। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक, ये मैंने पढ़ा बता दिया ऑलरेडी, वो मतलब अपनी तरफ से, बाकी पढ़ना तो पढ़ लो। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम ये कह पाते हैं कि उन अभिक्रियाओं में जो परमाणु इस्तेमाल किए गए हैं बेटा, वो सभी के सभी परमाणु उचित अनुपात में मिले हुए हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक परमाणु आधा जुड़ा हो, एक परमाणु 2 जुड़ा हो, एक परमाणु 1.5 जुड़ा हो, ऐसा कभी नहीं जुड़ता। हमेशा वो पूरे नंबर में जुड़ते हैं, 2, 4, 1, 3 ऐसे करके जुड़ते हैं, दशमलव में नहीं जुड़ते हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, एटम टूट ही नहीं सकते तो आधे पौने कैसे जुड़ेंगे। लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा, और वो क्या कहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये बात फिक्स है, ये बात फिक्स है। इसी नियम को आगे फिर फॉलो किया था एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो का भी लॉ आया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया, 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे आगे, कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के एक मोल में बेटा नियमित परमाणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या होती है, और वो होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये उन्होंने कहा कि भैया ये फिक्स होता है, यही होता है, याद रखना बस। तो आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं, कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण होते हैं। परमाणुओं के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं बेटा, उन्हें हम परमाणुओं के अंदर पाए जाने वाले विद्यमान छोटे छोटे कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया गया। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है बेटा Na2CO3। कितना लिया गया बेटा? 5.3 ग्राम। ठीक है, अब कहता है क्या कि 5.3 ग्राम हमने लिया, उसके बाद एवं 6.0 ग्राम एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड यानी अपने आप में ये अम्ल है। इसका सूत्र आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, वैसे मैंने पहले बताया हुआ है, आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताओ, जल्दी से फटाक से बताओ। तो इसकी जो वैल्यू है 6.0 ग्राम है। ठीक है, अब कहता है क्या कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम कहाँ गया एसीटेट एवं 0.9 ग्राम उत्पाद वाटर का बनता है। तो बताइए क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य कर रहा है? और इसके लिए बेटा अभिक्रिया ऑलरेडी दे रखी है, वैसे हमें पता होना चाहिए। जो जुड़ रहे होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो मिलता है आपको उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक में हमारे ये दो आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ा हमने तो 11.3 आया, 11.3 आया बेटा, ये अभिकारक आया। अगर ये उत्पाद के बराबर आ जाता है जो कि है 2.2 जमा 8.2 जमा 0.9, ठीक है, 2.2 हमसे बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद 8.2 एक और कंपाउंड है जो सोडियम शायद एसीटेट था,
और 0.9 जो था वो वाटर था बेटा, H2O, ठीक है। CH3COONA होता है सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला, CH3COONA, याद रखना। और ये जो मैंने पूछा अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला कि कमेंट सेक्शन में लिखो, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, याद रखना, एसिटिक एसिड का CH3COOH, और सोडियम एसीटेट का होता है बेटा CH3COONA, याद रखना। तो बस अब इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, अगर मान लो वो 11.3 के बराबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 8 और 2 10 हो गया, 4 और 9 13 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 11.3 के बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, यही बात है। ऐसे ही बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 है। तो बोलता है क्या, अगर किसी रिएक्शन में 3 ग्राम हाइड्रोजन बनता है तो बोलता है ऑक्सीजन कितना बनेगा। तो देखो अगर इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा था तो 8 ग्राम ऑक्सीजन बन रहा था, यानी इसका 8 गुना बन रहा था। तो 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन बन रहा है बेटा तो उसका 8 गुना कर लो तो 24 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा बेटा। कितना बनेगा, 24 ग्राम बनेगा। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, याद रखना। तीन देखो ना, ये 1 है और 8 है, तो 1 का 8 गुना हुआ तो 3 का 8 गुना क्या हुआ, 24, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण पर नियम पर कार्य करता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चारों ऑप्शन जो 6 के 6 ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखो इनमें से कौन सा द्रव्यमान संरक्षण पर कार्य कर रहा है, बताइए। द्रव्यमान संरक्षण पर मैंने ये एक्सप्लेन करते वक्त बताया भी था। उसके बाद कहता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा नियम निश्चित अनुपात के नियम पर कार्य करता है, निश्चित अनुपात के नियम पर कार्य करता है। देखो ये रहा, ठीक है, इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया, 5वां पॉइंट ये काम करता है। अब हम बात करेंगे बेटा परमाणु क्या होता है उसके बारे में। अब तक तो हमने ये पढ़ा कि परमाणु एक परिभाषा है, परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। डाल्टन ने अपना पोस्टुलेट दिया, डाल्टन ने अपने नियम दिए और उसको आपने याद भी करना है। अब कहता है कि आखिर परमाणु होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। तो कहता है, क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार को बनते हुए देखा है। हाँ जी, जो परिभाषा आपने कभी कोशिका की पढ़ी थी ना, पढ़ी थी कोशिका की परिभाषा, पढ़ी तो होगी। सूक्ष्मतम रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसी भी जीव की कोशिका कहलाती है। सूक्ष्मतम सबसे छोटा, कार्यात्मक जो कार्य करता है, और रचनात्मक जिसने रचना करी है किसी भी जीव की, उसे हम कोशिका कहते हैं। ऐसे ही सबसे सूक्ष्मतम, रचनात्मक और कार्यात्मक किसी भी पदार्थ की इकाई को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो कहता है क्या कि जैसे आपके घर को बनते हुए आपने देखा हो या किसी के भी घर को बनते हुए देखा हो, तो वो लोग जब घर बनाते हैं तो ईंट के ऊपर ईंट रख रख कर, सीमेंट लगा लगा कर, जोड़ जोड़ कर बड़ी इमारत बना देते हैं। तो ऐसे ही कहता है कि हमारा शरीर भी कुछ ऐसे ही है। हमारे शरीर में कोशिकाएं बहुत सारी हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर बना। ऐसे आसपास के पदार्थों के अंदर बेटा एटम्स पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। और परमाणु बेटा इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, रचनात्मक इकाई है किसी भी पदार्थ की। तो पदार्थ अगर है तो समझ लीजिए एटम है, तभी पदार्थ है। इन दीवारों में से एक कमरा एवं एक कमरों में से के समूह में से, मतलब आप लिख सकते पूरी इमारत में से एक कमरा ले लेना है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है। अब उस इमारत की बात करें तो किसी भी, यानी बॉबी या एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है, यह रेत का छोटा सा कण होता है। हमारे अगर बिल्डिंग की बात करें तो रचनात्मक इकाई ईंट है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ईंट को अगर हम बहुत ज्यादा बारीकी से तोड़ें तो उसकी भी रचनात्मक इकाई रेत ही तो है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु ही होती है। जितनी भी चीजें हमारे पास पाई जाती हैं, द्रव्य मतलब मैटर बेटा, द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। तो जो भी चीजें हमारे आसपास में दिखाई देती हैं उन सब में बेटा परमाणु ही होता है। परमाणु नहीं होते तो हमारे आसपास में पदार्थ भी नहीं होते। सवाल उठता है कि आखिर चलो ठीक है, मान ली बात कि ये सब परमाणु है,
मान ली हमने कि ये सब परमाणु हैं, लेकिन सवाल उठता है कि परमाणु आखिर कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं परमाणु। परमाणु भाई बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे कि आप अपनी इस सुंदर आंख से देख नहीं सकते, या अपनी इस प्यारी आंख से कभी भी उसके बारे में सोचकर भी, मतलब देखना तो दूर, आप सोचकर भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी छोटे होंगे। बस बोल दो भाई बहुत छोटे होते हैं, तो कहता है कितने छोटे होते हैं, 1 मीटर का इतना हिस्सा, 10 की घात 9 हिस्सा 1 मीटर का, जो कि बहुत छोटा होता है। अब यही चीज यहां पर एक्सप्लेनेशन में है, कहता है परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिनकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी बहुत छोटे हैं। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाए या चट्टानों के रूप में स्टैक करके रख दिया जाए, तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की शीट की मोटाई बन पाती है। यानी एक कागज के शीट की मोटाई कई लाख एटम्स या अणुओं से मिलकर बना है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू बेटा 10 की घात -9 होती है, बहुत छोटी है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है, 10 की घात -9, और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, तो 10 की घात 9। समझ में आ रहा है, इधर उधर करके उसने पावर को प्लस कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, उदाहरण की बात करें सापेक्ष आकार के आधार पर, हाइड्रोजन का जो परमाणु है बेटा वो कितना है आकार में, 10 की घात-10। जल के अणु 10 की घात-9, थोड़े से बड़े। ठीक है, जितनी घात पावर वाली नेगेटिव वाली कम होती जाएगी उतनी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। उसके बाद अगर हम हीमोग्लोबिन यानी रक्त के एक कण की बात करें तो 10 की घात-8। उसके बाद रेत का कण 10 की घात-4, थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद चींटी 10 की घात-3, और तब जाके फिर हमारा सेब 10 की घात-1। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है बेटा कि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इनकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अब हम आगे पढ़ते हैं, कहता है क्या, ध्यान से पढ़ेंगे, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य यानी नंगी आंखों से बिना किसी लेंस आवर्धक लेंस की मदद से देख ही नहीं सकते, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें, क्या जरूरत है हमें सोचने की, भैया इसकी तो हमारे जीवन में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बहुत छोटे हैं ये तो, है ना। लेकिन सवाल उठता है बेटा ये छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़ जुड़कर बड़ी चीजों का निर्माण करती हैं। हमारे आसपास में बिल्डिंग्स वो भी एटम से ही मिलकर बने हुए हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स ब्रह्मांड हमारा एटम से ही मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं एक बहुत चीज जो छोटी है उसको दिमाग से हटा दूं, इग्नोर कर दूं, तो बेटा इतनी बड़ी बड़ी चीजें आखिर फिर बनेंगी कैसे। तो इतनी बड़ी चीजों को बनाने के लिए हमें बहुत छोटी चीज जिसे हम परमाणु कहते हैं उसके बारे में पढ़ना जानना होता है। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख सकें या ना देख सकें, फिर भी वे यहां विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। जब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की आवर्धित प्रतिबिंब को देखते हैं और देख सकते हैं तो उसमें परमाणु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आजकल परमाणुओं को देखना हमारे लिए आसान हो गया है। इसके लिए हमने एक माइक्रोस्कोप बनाया है बेटा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मतलब हो गया इतने छोटे कि भैया उसे हम आराम से देख सकते हैं। किसको, पूरे के पूरे एटम को। अब यहां पर जो शीट है ये यही है, सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब लिया गया है। छोटे छोटे से आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, ये ब्लू कलर के छोटे 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 से बहुत सारे डॉट्स से, ये डॉट्स के समूहों से मिलकर बने हैं बेटा। ये जो डॉट्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बताओ 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 बताओ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं बेटा, परमाणु। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे से डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इन डॉट्स के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, सीखना है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, हमारे पास अभी भी 6 मिनट है। 3.2.1 विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। देखो जब इसकी बात की गई थी तो आधुनिक प्रतीकों में हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो थे
बहुत सारे प्रकार के एटम्स थे। एटम्स मतलब अणु थे। अब उस टाइम में जब ये खोज की गई ना, जब ये बातें चल रही थी, तब हमारे पास सिर्फ महज कह सकते हो 30 एटम्स थे जिनके बारे हम जानते थे। ठीक है, 30 एटम के बारे में हम जानते थे। 30 प्रकार के तत्व खोजे गए तो 30 ही एटम हुए ना। अब काउंटिंग में 30 नहीं, 30 प्रकार के एटम थे। अब हमारे पास बेटा ये 118 प्रकार के एटम है। 118 प्रकार के एटम है जिनके बारे में हम जानते हैं, मैं और आप जानते हैं। ठीक है, इतने हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी अभी तक खोज भी नहीं की गई है, तो अगर वो खोज की गई तो और बढ़ जाएंगे। अब इन सब को बेटा याद रख पाना तो बहुत मुश्किल है ना, तो इसीलिए फिर नए प्रतीक और नए यहां पर सिंबल्स आए जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि डाल्टन ने सर्वप्रथम, यानी वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का उपयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। जब, अब कैसे किया था वो बताता हूं। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। ऐसे ही कोई तत्व के सिंबल नहीं दे दिए गए, अरे भैया यही होगा। उन्होंने कुछ अर्थ बताया, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को दर्शाता था, प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों को प्रदर्शित करता था। एक या दो अक्षरों को प्रदर्शित करता था। ये नया है, ये नया है। किसने दिया था नया? बर्जीलियस ने। ठीक है, ये याद रखना, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है कि आजकल जो आप साइंटिस्ट वो पढ़ते हो ना, एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं, यानी उसका जो निर्देशांक होता है जिससे आप उसे दर्शाते हो बेटा, उसको बर्जीलियस ने दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैं मोटा मोटा समझाता हूं, जैसे सोडियम, सोडियम को Na से दर्शाते हैं, तो कहा कि भैया ऐसे आप ना किसी भी परमाणु के आप कह सकते हो स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट ले लो उसके नाम के, उससे आप उसको दर्शा दोगे। फिलहाल ये पुराना दर्शाने का तरीका है, इससे अब हमने मतलब किनारा कर लिया है, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। जैसे कहता है कि भैया हाइड्रोजन को हम ऐसे दर्शाते थे, ये हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हमारा जो कार्बन था वो ऐसे दर्शाया जाता था। उसके बाद ऑक्सीजन को हम ऐसे दर्शाते थे। ठीक है, अब इन तीनों में क्या अंतर दिख रहा है? तीनों ही गोले से दर्शा रहे हैं, तो एटम अपने आप में गोल होता है, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद हाइड्रोजन में एक डॉट बना दिया, कार्बन पूरा काला काला कर दिया, ऑक्सीजन पूरा सफेद सफेद कर दिया। अब ये जो सिंबल था, जैसे ये फॉस्फोरस है, ये कुछ अजीब सा नहीं है, मर्सरीज के स्ट्रक्चर जैसा है ना, सिंबल जैसा। ऐसे ही बेटा ये देखो, सल्फर का अपना एक सूत्र दिया, मतलब डिजाइन दिया उन्होंने। अब इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे दिए। अब 30 तक याद रखना तो बहुत आसान था, उसमें भी 30 तो है भी नहीं, 4 4 8 और 4 12 ही है। इनको याद रखना तो फिर भी आसान है, पेपर में आएगा भी तो इन्हीं में से आएगा। लेकिन अगर सिंबल्स 118 के लिए जाएं तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना और समझना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया एक सिंपल सी बात याद रखो, जो नाम है उनके, उसके स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट आप ले लो, वही उसका सिंबल बन जाता है। बाकी ये याद रख लेना, ये रिमेंबर बी रिमेंबर, तो ये याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रखोगे, रिमेंबर लिखना था, क्या लिखते मैं भी ना, ये रहा। तो ये अगर आप याद रखोगे तो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे बेटा। आगे आता है डाल्टन द्वारा सुझाए गए तत्वों के ये प्रतीक, और हम जो अब पढ़ते हैं वो है बर्जीलियस के द्वारा सुझाए गए प्रतीकों के बारे में। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति या खोज कह सकते हो उन स्थानों के नामों से की गई थी जहां वो पाए गए थे। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ, जो कि जगह का नाम है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों के लिए लिया गया था, जैसे उदाहरण के लिए स्वर्ण यानी गोल्ड का नाम अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, गोल्ड, स्वर्ण, जिसका अर्थ है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म बेटा आप लोगों से पूछी जाती है, IUPAC। अब आप सोचोगे कि भैया यार ये तो बड़ा जटिल कार्य नहीं है, उससे सिंबल विंबल को याद रखना, बनाना। भाई एक बात बताओ, इसके लिए अगर कोई संस्था ना बनाई जाए तो वो कैसे सिंबल के नाम देंगी, केमिकल के नाम देंगी? तो एक संस्था बनाई गई, उस संस्था का नाम रखा गया IUPAC। इसकी फुल फॉर्म यहां पूछी गई है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, अगर आप तैयार कर लो तो बेटर है। बहुत ही सिंपल है, देखो IUPAC का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि तत्वों का नाम, तत्वों का जो सिंबल है, रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला वगैरह है, वो सब बताती है। तो वही लिखा हुआ है, तत्वों के नाम, प्रतीक, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 2 अक्षरों से आता है जो पहले के 2 हैं, और उसमें से पहला आपका कैपिटल लेटर में और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें H लिया जाता है जो कि कैपिटल है। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसमें Al लिया जाता है जिसमें A कैपिटल है और L स्मॉल है, आप ना कि Al लेंगे। ये याद रखना, ये गलत है, ये सही है। एल्यूमिनियम का A बड़ा और L छोटा लेंगे। कोबाल्ट की बात करें तो C बड़ा, O छोटा लेंगे, ना कि CO लेंगे। तो ये चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद कहता है क्या कि कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी नामों के सर्वप्रथम अक्षर से लिए गए हैं, और वो बेटा बहुत ही सिंपल से हैं, जैसे कि क्लोरीन वगैरह हो गया, जिंक वगैरह हो गया, ये सब। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन और जर्मन के ग्रीक या लैटिन जर्मन ग्रीक से लिया गया है, उनकी भाषाओं से लिया गया। उदाहरण के लिए अगर हम लोहे की बात करें बेटा, तो लोहे का प्रतीक Fe है, जबकि लोहा आयरन होता है, आयरन का तो IR होना चाहिए, जबकि Fe होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बेटा, यहां से जो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो आपके पास मेंशन है बेटा, ये एक्सेप्शनल है। ये पूछा जाता है कि आप लोहे को IR से क्यों नहीं दर्शाते हो, क्योंकि आयरन की परिभाषा में, आयरन के नाम में IR आ रहा है, तो Fe क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है बेटा? फेरम। लैटिन नेम क्या है इसका? फेरम। कीप इन माइंड, फेरम से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम का प्रतीक क्या है बेटा? सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? K। और इनके नाम देखें तो सोडियम को नेट्रियम कहते हैं और पोटेशियम को बेटा कैलियम कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व के अपने नाम हैं और इस तरीके से उनके रासायनिक प्रतीक हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस टेबल के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल के साथ बने रहते हो तो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं बने रहते हो तो कहीं और से मिलने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ना नहीं छोड़ना आपको, बस पढ़ते रहो। जिस टीचर का समझाया हुआ समझ में आए उसको सब्सक्राइब कर लो, चीजों को लिखते रहो, और जो चीजें बेटा वीडियो में समझाई जाती है उसको सिर्फ सुनकर भजन की तरह भूल मत जाओ। कॉपी पेन लेकर बैठो, लिख लिख कर देखा करो। अगर कुछ ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हो। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।